नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, भारत सरकार के प्रयास और प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में इसकी घोषणा की है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने श्री अन्न योजना की भी शुरुआत की है ताकि श्री अन्न को बढ़ावा मिल सके। दर्शकों, श्री अन्न यानी मोटा अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदा आदि शामिल है। माना जाता है कि मोटे अनाज में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जो शारीरिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे श्री अन्न के महत्व के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर नंद किशोर दादीच जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं शरीर क्रिया विभाग, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैम। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से श्री अन्न का आज विश्व भर में बोलबाला है, सबसे पहले जानना चाहेंगे श्री अन्न क्या है और आयुर्वेद में इसका वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। इसको आज के समय में सुपर फूड क्यों कहा जा रहा है? जी मैम, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है और श्री अन्न की बात है, अन्न के आगे श्री लगा दिया तो इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई। 2018 में भारत सरकार ने भारतीय थाली से न्यूट्रिशनल थाली में इसकी घोषणा की थी। उसके बाद में 2023 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये बनाया है, और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी ने इसको श्री अन्न का नाम दिया गया है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की संहिताएं हैं और उन संहिताओं में लगभग 91 प्रकार के जो मोटा अनाज है उसकी जो बात कही गई है। आयुर्वेद में सूख धान्य, तृण धान्य और मोटा अनाज इसको कह सकते हैं, इस प्रकार से रेफरेंस आयुर्वेद में मिलता है। तो लगभग 91 प्रजातियां जो है आयुर्वेद में मेंशन है। तो मोटे अनाज के रूप में यदि बात करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, मतलब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो सके, व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रह सके। और बीमारी की बात तो बाद की बात है, पहले व्यक्ति स्वस्थ हो और उसके बाद में उसकी रोगी का रोग के उपचार किया जा सके। तो सुख की बात करते हैं। सुख जो है दो प्रकार का सुख होता है, एक लौकिक सुख होता है और एक पारलौकिक सुख होता है। तो लौकिक सुख क्या होता है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का रक्षण, रक्षित की वृद्धि और वृद्धि का त्याग करना, ये लौकिक सुख है। और जब वृद्धि का त्याग हो जाएगा, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब जो है हम लौकिक और पारलौकिक सुख दोनों से हमको जो है सुख मिल सकता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए शरीर का सुखी होना आवश्यक है। और शरीर जब सुरक्षित होगा, सुखी होगा, जब आहार लेंगे, हम विहार करेंगे, हम जो है व्यवहार में जो है विभिन्न प्रकार के जो आसन बताए हैं, प्राणायाम बताए हैं, हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताइए, उनको ये यूज करेंगे तभी हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो ये तो आयुर्वेद की बात है। और मोटे अनाज की जहाँ बात करते हैं तो एक लोकोक्ति भी है, कहावत की है कि जो है मोटा पहनिए, मोटा खाइए, तभी व्यक्ति जो है सुखी रह सकता है। तो मोटे अनाज जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। पोषक तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि श्री अन्न में कौन कौन से मोटे अनाजों को शामिल किया गया है और उनमें क्या ऐसा पोषक तत्व होता है डॉक्टर साहब जो वाकई शरीर को मजबूती प्रदान करता है और एक हमारी जो स्वस्थ जीवन शैली है उसको कहीं ना कहीं बना के रखता है? जी मैम, जहाँ मोटे अनाज की बात करते हैं तो स्वस्थ बने रहने के लिए मोटा खाएंगे, मोटा पहनेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो मोटे अनाज में बाजरा है, मक्का है, जई है, कोदो है और कंगनी है, चेना है, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां, लगभग 8-9 जो मोटा अनाज जो है इस बार हमने शामिल किया है। और उनसे स्वास्थ्य का लाभ कैसे हो सकता है, उसमें जो है जो हमारे जो लाइफ स्टाइल के जो डिसऑर्डर्स हैं, हमारी रोज़मर्रा में, रोज़ दिनचर्या में जो हम उठना बैठना खाना, हमारे व्यवहार में जो चेंजेज आए हैं, उनके कारण से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, स्किन की डिसऑर्डर हो, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, हमारे पेट की जो बीमारियां हैं वो हो, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है जब वो शरीर से सुख होगा और मन से सुख होगा। तो मन से सुखी है
और शरीर से सुखी है तभी ये सुखी हो सकता है, क्योंकि मानसिक रोग कुछ समय बाद में शारीरिक रोगों में और शारीरिक रोग कुछ समय बाद में मानसिक रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मोटा अनाज जो है हमको जितने भी हमारे जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, मोटापा जो एक कॉमन समस्या है आज, या जो थायराइड की कॉमन समस्या है, या जो हम आज गली मोहल्लों में छोटी छोटी चाट की जो दुकानें हैं और जो डिफरेंट टाइप के जो मार्केट में जो मिलावटी जो हम खाना खा रहे हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं। तो मोटा अनाज हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जब अन्न की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं या अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि 3 प्रकार की अग्नि को हम समझ सकते हैं। एक अग्नि वो होती है कि जो किसान खेत में जो है गेहूं को या चावल को जो अनाज को उगाता है तो उसमें जो सूरज की जो ऊष्मा गिरती है वो अग्नि होती है। दूसरी अग्नि ये होती है हमारी किचन में, हमारी रसोई में हमारी माँ और बहन हमारे लिए खाना बनाती है तो वो अग्नि से आहार का पाचन होता है। और तीसरी अग्नि हमारी जाठराग्नि है, हमारी अंदर की अग्नि है जो खाने का पाचन करती है। तो मोटा अनाज जो है वो जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है तो हमारे बॉडी के लिए कैसे सूटेबल हो, कैसे हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब हो, उसके लिए तीनों प्रकार की अग्नि आवश्यक है। जहाँ तक अग्नि का बात है, आयुर्वेद में अग्नि की बहुत महत्ता है कि शांतो म्रियते अग्नि, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताया कि अग्नि के शांत हो जाने पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसी के लिए बोलते भी हैं कि वो शांत हो गया। शांत हो गया मतलब उसकी अग्नि शांत हो गई। अग्नि इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि एक कोटेशन और बताया कि सर्वे रोगापि मंदग्नो, यदि किसी की व्यक्ति की अग्नि मंद है तो सारे प्रकार के जो रोग जो हैं, सभी प्रकार की बीमारियां उसको हो सकती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि कोई भी हम आहार लेते हैं, कोई भी खाना लेते हैं तो उसका पाचन करती है। और जब पाचन अग्नि की विकृति के कारण से या अग्नि प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? आहार का पाचन नहीं होगा। आहार का पाचन नहीं होगा तो आहार जो रस जो बनेगा वो अपक्व बनेगा, और अपक्व आहार रस बनेगा तो उसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं आम रस बनना। आम रस जो है वो दोषों के साथ, हमारे वात पित्त कफ हमारे दोष बताए हैं 3, उनके साथ मिलकर के साम रोगों को बनाते हैं। तो उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम में पाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम आमम प्रचेक्षेत आमेन तेन संप्रक्ता दोषा दुष्या से दूषिता। इस प्रकार से ये आम की उत्पत्ति है। और स्रोतोरोध है, बलभ्रंश है, गौरव मनिल बूढ़ता, आलस्य पक्ति निष्ठेव मल संग रुचिकलम लिंगम मलानाम समानाम निराणाम विपर्य। इस प्रकार से आयुर्वेद में कोटेशन बताया कि अग्नि जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मोटा अन्न खाएंगे तो अग्नि से होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि जब IBS की बात करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम आजकल एक लोगों में है। तो यदि कोई व्यक्ति मोटा अनाज खाता है तो इस बीमारी से हमेशा के लिए बचा रह सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाचन की यहाँ पर आपने बात की। पाचन तंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिस्टम होता है, तो किस तरह से पाचन तंत्र को मोटा अनाज मजबूती प्रदान करता है? और कई लोगों में ये भ्रांति भी है कि मोटा अनाज पाचन में बहुत समय लगाता है, तो क्या ये बात सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोटा अनाज खाने के कारण से क्या होगा कि जब मोटा अनाज हम यूज करते हैं तो वो मोटा अनाज हमारे उसमें ग्लूटेन नहीं होता, उसमें जो है बाकी जो विटामिन्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो सारे तत्व उसमें मौजूद होते हैं। आज हम सप्लीमेंट के रूप में हम B कॉम्प्लेक्स लेते हैं या डिफरेंट टाइप के विटामिन्स को यूज करते हैं या सब और भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो यदि मोटा अन्न खाएंगे तो वो सब चीज़ें उसमें उपलब्ध होती है। और दूसरी बात ये है कि जो मोटा अनाज जो होता है उसको एक ज़्यादा किसी अग्नि को ज़्यादा अनाज को ज़्यादा अग्नि देना भी ठीक नहीं है। उसमें जो पोषक जो तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मोटा अनाज शरीर की हमारी जो ब्रेन गट एक्सिस जो होता है, हमारा जो मस्तिष्क और जो हमारी जो आंत्र एक काम करती है वो प्रॉपर काम करती है, और जो मल का निष्कासन जो है प्रॉपर रूप से होता है। तो उसमें फाइबर्स के कंटेंट जो है ज़्यादा होते हैं, और जहाँ फाइबर के कंटेंट होंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आज जो हम मैदा का यूज करते हैं या जो गेहूं यूज करते हैं उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है, और ग्लूटेन जो है हमारी आंतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ग्लूटेन से एलर्जी भी होती है और ग्लूटेन खा नहीं पाते। ग्लूटेन उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको पता नहीं क्या खाया जाए और कैसे खाया जाए। तो इसके लिए मोटा अनाज जो है बहुत ही लाभदायक है। और उन लोगों के लिए, और विशेष रूप से आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चों के लिए जो डिब्बाबंद जो आहार मिलता है उनमें सारा मोटा अनाज ही होता है। उसमें जो उनके पाउडर फॉर्म में उनको प्रोसेस करके
वो मोटा अनाज जो यूज करते हैं। लेकिन हम यदि उनकी बात करते हैं, किसानों को प्रॉपर जो है उसका लाभ नहीं मिल पाता, लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और मोटा अनाज हमारी थाली में कैसे आए और किसान की थाली से हमारी थाली में कैसे आए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है और आम लोगों को इसका ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा और ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मोटे अनाज को अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं? किस तरह से क्या कुछ चीज़ें हैं जो मोटे अनाज को हम सुबह से लेकर किस वक्त शाम तक किस तरह से अपने रोज़मर्रा की डाइट में शामिल कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद में ऋतु के अकॉर्डिंग जो है वो दोषों का प्रकोप और क्षमन होता है। दिन के अकॉर्डिंग में अभी दोपहर में कौन सा दोष होगा, सुबह कौन सा दोष होगा, शाम को कौन सा दोष इफेक्ट होगा। ऐसे ही जो है दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारा स्वस्थ व्रत, हमारा सदव्रत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आयुर्वेद की दृष्टि से। दूसरा, आयुर्वेद में 3 तरह के हित आहार बताया है, अहित आहार बताया है, मितासन बताया है, काल भोजन बताया है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि काल भोजन क्या होता है। काल भोजन वो होता है कि हम जो है बार बार न खाएं, हमको खाना है एक ही बार खाएं, ठीक है, वो होता है काल भोजन। बार बार यदि खाएंगे तो हमारा जो है पूरा बैलेंस जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एक होता है मिताशन। मिताशन मतलब ये होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट हो उसमें वो, और जो प्रॉपर उसमें सारे के सारे जो तत्व जो हैं आजकल जो जिसको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी हैं वो सारे के सारे हमको मिले, जिससे हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी हो सके, शरीर में बल की वृद्धि हो सके, शरीर में ओज की वृद्धि हो सके। आजकल आपने सुना भी होगा कि ये अभी कोरोना का जो पीरियड आया इसमें ये ओज को बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी बाज़ार में नहीं मिलती है। इम्यूनिटी जो हम खाते हैं, हम जो आहार लेंगे, हम जो दिनचर्या जो ऋतुचर्या का पालन करेंगे, उसी से इम्यूनिटी डेवलप होगी। और एक दिन में इम्यूनिटी नहीं आती है, उसके लिए हमको रोज़ जो है आवृत्त रूप में जो है ये मोटे अनाज का सेवन करना पड़ेगा। आवृत्त रूप में मतलब ये है कि हम एक ही अनाज को सेवन न करें। मोटा अनाज भी खा रहे हैं तो ये नहीं कि हम बाजरा ही खाते रहें, हम रागी खाते रहें, मंडुआ ही खाते रहें, ऐसा नहीं है। उसको चेंज करके आपको ऋतु के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके यूज करना है, तभी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की आपने भी बात की, जिस तरह से जीवन शैली बदल रही है, कई बीमारियां बहुत आम होती जा रही हैं जो पहले कभी सुनने को भी नहीं मिलती थी। तो किस तरह से मोटा अनाज कौन कौन सी बीमारियों को, अगर हम इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करते हैं तो वक्त के साथ साथ किन किन बीमारियों से बीमारियों में हमें लाभ मिल सकता है, किन किन बीमारियों से निजात मिल सकती है? देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत सारी बीमारियां हैं और मुख्य रूप से मोटापा जो है एक बड़ी समस्या के रूप में आज आम आदमी इससे परेशान है। क्योंकि जब प्राचीन समय के आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद बहुत पुराना, आज के लगभग 3000 साल पहले का एक साइंस है और उस समय इस टाइप की परिस्थितियां नहीं थी। आज परिस्थितियां चेंज हुई है, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय के जो सिद्धांत बताए गए थे उन सिद्धांतों का युगानुरूप संदर्भ में उनकी व्याख्या करने की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये इस प्रकार की बीमारियों की बात करते हैं तो समय अनुकूल जो बीमारियां भी चेंज हुई है। आज हम जो है कोरोना की बात करते हैं, बर्ड फ्लू की बात करते हैं, और भी बहुत सारी कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां आज हुई है। लेकिन उस जो मोटा अनाज यदि खाते हैं तो डायबिटीज़ है, मोटापा होने के कारण से जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारी, कुछ काम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, और खाना भी ग्लूटेन वाला जो खाना ले रहे हैं हम, जिसके अंदर की पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, तो उससे क्या है कि डायबिटीज़ जो डायबिटीज़ का जो सेकेंडरी जो पार्ट है हमारा, डायबिटीज 2 जो होती है वो हो सकती है। इसके अलावा जो कॉलन के कैंसर जो आजकल हो रहे हैं, आजकल जो है स्किन में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो रही है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे जो है बाल पक रहे हैं, और रक्तचाप की जो समस्या है, हाइपरटेंशन है, इस प्रकार की बीमारियां हैं, और हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है। और हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होकर के, किसी प्रकार का अवरोध होकर के, और डिफरेंट टाइप की जो है
बीमारियां जो हो रही हैं, तो उनसे बचाव करने के लिए हमको मोटा अनाज का सेवन करेंगे तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट ले सकते हैं। और ग्लूटेन जो है वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो है जिनको सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तो हम यदि डाइट के रूप में लेंगे तो हमको डाइट के रूप में सब मिल जाएगा। तो ये हम बहुत सारी जो ये मॉडर्न की जो बीमारी है इनसे बच सकते हैं, और बच करके और हम जो है हमारे को स्वस्थ की एक जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो हम लंबे समय तक कैसे जिएं, और लंबे समय जीना ऐसा नहीं, स्वस्थ होकर के जिएं, वही इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मोटे अनाज की तासीर की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि गर्म इनकी तासीर होती है, तो क्या इनका सेवन हम पूरे 12 मासा कर सकते हैं या फिर हमें वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इनको ग्रहण करना चाहिए? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और इसमें आयुर्वेद में इसमें प्रकृति बताया। प्रकृति मतलब नेचर नहीं होता, प्रकृति होती है इंडिविजुअल्स की अपनी नेचर, अपना टेम्परामेंट होता है। तो आयुर्वेद ये बताता है कि हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की डाइट अलग अलग है, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है, हर व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग है, तो उसको आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति जो है वो डिफरेंट 7 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई है आयुर्वेद में, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, ये सब बताई है। तो ये जो आहार जो होता है ये भी प्रकृति के अनुकूल ही सूटेबल होता है। हर व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए बाजरा सूटेबल है और किसी के लिए बाजरा नुकसानदायक भी है, किसी के लिए मक्का सूटेबल है, किसी के लिए मक्का नुकसानदायक भी है। लेकिन कॉमन जब ये बात करते हैं तो ऋतु के अकॉर्डिंग हमको आहार लेना चाहिए। कुछ जो है जैसे बाजरा है, मक्का है, ये गर्मी की ऋतु में नहीं लेने चाहिए, इनकी तासीर जो है थोड़ी सी गर्म होती है, इनको सर्दी में यदि लेंगे तो ये ज़्यादा यूजफुल है। ऐसे मंडुआ जो है, जो उत्तराखंड का एक हमारा भोजन है, तो इसको मंडुए को यदि सर्दी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि इनको लेना भी हो तो इनमें कुछ मिक्स करके ले सकते हैं, कि जैसे गेहूं के साथ मिक्स कर लिया, और या जो है बाजरे के साथ मिक्स कर लिया, या और जो है जो हमारे बाकी मोटे अनाज है उनके साथ मिक्स करके, या दालों के साथ मिक्स करके इसको यूज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में जो है एक आहार विधि विधान बताए हैं कि हमको कैसे खाना चाहिए, कैसे हमको बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। तो आहार विधि विधान में बताया है कि हमको अष्ट आहार विधि विधान बताया कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल व, तो जिस ऋतु में, जिस सीजन में, जिस देश में जो चीज़ पैदा होती है उसका सेवन जरूर करना चाहिए। अब मान लीजिए आप समुद्र के किनारे की बात करेंगे तो वहाँ पे होता ही नहीं, तो वो क्या खाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में ये जो चीज़ हो रही है इनके लिए सूटेबल होगी। वो राजस्थान में यदि जाएंगे तो वहाँ पे बाजरा होता है तो उनके लिए बाजरा सूटेबल होगा। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ रागी है, वहाँ रागी होती है, उनके लिए रागी सूटेबल है। कर्नाटक में जाएंगे तो रागी और कोदो वहाँ पे उनके लिए सूटेबल है। तो जिस ऋतु में, जिस देश में जो अनाज पैदा होता है वो उस व्यक्ति के लिए सूटेबल होता है और वही यूज करना चाहिए। यदि हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम नारियल पानी की बात करते हैं तो मिल तो जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो सूटेबल नहीं है। जो उनके लिए जो कोस्टल रीजन में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और उनके ज़्यादा सूटेबल है। तो और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था भी बनाई है कि जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है उसके सराउंडिंग वो सब चीज़ें पैदा की है कि उस व्यक्ति के लिए वो सूटेबल हो सकती है। तो और ऋतु के अकॉर्डिंग जो है, जहाँ ऋतु 6 प्रकार की ऋतु बताइए, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आयुर्वेद में। तो वर्षा में जो है बाजरा और जो है जवार जो है वो यूज कर सकते हैं, और इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो व्यक्ति की प्रकृति के अकॉर्डिंग और उसको यूज करना चाहिए और आवर्त रूप में यूज करना चाहिए। कंटिन्यू एक किसी भी मोटे अनाज का सेवन न करें और उसको घुमा कर लें, किसी 15 दिन के लिए लिया या किसी में मिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं, ताकि अगर वो आपको सूट नहीं भी हो रहा हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनके लिए गेहूं सूटेबल नहीं है, ग्लूटेन नहीं खाते, ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं जिनको बाजरा खाने से पेट में दर्द होने लग जाता है तो बाजरा नहीं खाते। राजस्थान में कॉमन है, सर्दी में किसी भी घर में जाएंगे आप, और राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमन बात करता हूँ कि आज के 20 साल पहले की बात करते हैं तो घर में जो है चावल और गेहूँ कोई विशेष मेहमान आता था तभी बनता था। बाकी घरों में जो मोटे अनाज ही यूज करते थे और वो स्वस्थ भी रहते थे और लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। आजकल जो है हम जब से ये मॉडर्न एरा है, मॉडर्न युग है, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो भी आज मिल रहा है, बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और सबके लिए नुकसानदायक है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों के यहाँ पर आपने जिक्र किया है। डॉक्टर साहब, बच्चों को मोटा अनाज किस प्रकार से दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की चॉइस बहुत लिमिटेड होती है, और साथ ही साथ किस उम्र से उनको मोटा अनाज दे सकते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ में, मतलब उनके जीवन में मोटे अनाज की शुरुआत किस तरह से की जाए? देखिए, मैंने बताया भी था आपको कि अभी जो बच्चों जो डिब्बे बंद जो फूड आ रहा है बच्चों का, उसमें सारा मोटा अनाज ही आ रहा है। तो बच्चों को तो हम वैसे नहीं दे रहे, उनको जो है डिब्बा बंद आ रहा है। लेकिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको जब से वो अन्न खाना स्टार्ट करते हैं तब से मोटा अनाज उनको देना चाहिए। उनको खिचड़ी के रूप में, उनको दलिए के रूप में, उनको जो है रात को भिगो करके आप उनको वैसे दे सकते हैं, दूध के साथ उनको दे सकते हैं, या जो है उनके आजकल ये जो साउथ इंडियन जो फूड बनता है उसको उस फॉर्मेट में दे सकते हैं। उनकी ब्रेड बना के दे सकते हैं। उनके जो डिफरेंट टाइप के जो व्यंजन जो माताएं बहनें जानती है घर में बनाना, वो किसी भी फॉर्म में उनको दिया जा सकता है। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, और विशेष रूप से महिलाओं में भी, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है या जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनमें भी जो है, और बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी कॉमन एक डिसऑर्डर है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बीमारियां हो रही है, और कुपोषण जो हो रहा है वो ब्रेड, पिज़्ज़ा, चाउमीन और जो डिब्बा बंद जो पेय है, या जो हमारे जो ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मिल रही है, या जगह जगह आप जहाँ पे भी देखो आपको चाउमीन और मोमोज के आपको ठेले सब जगह मिल जाएंगे, तो वो जो है बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो एक माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए, क्वासिकोर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए, और आयरन सप्लीमेंट के रूप में देने के लिए मोटा अनाज सबसे बेस्ट है। और मोटे अनाज के रूप में कुछ लोग, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो स्टार्टअप्स हैं नए जो हैं, वो उनके बिस्किट्स और उनके जो डिफरेंट टाइप के जो आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन फॉर्म में भी दे रहे हैं। तो मोटा अनाज उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं की आपने यहाँ पर बात की, तो उनके लिए भी क्या मोटा अनाज का सेवन सही है, या फिर उनको भी चिकित्सक से थोड़ा बहुत सलाह मशवरा करने के बाद ही अपनी डाइट में अलग अलग तरह का मोटा अनाज शामिल करना चाहिए? उनको किस प्रकार से मोटा अनाज? गर्भवती महिलाएं और जो स्तन जो पान करने वाली जो महिलाएं हैं, बच्चों को स्तनपान कराती है, उनके लिए मोटा अनाज बहुत हेल्पफुल है। एक तो PMS का डिसऑर्डर होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, कि जो पूर्ण रूप से पहले से माहवारी आने लग जाती है कुछ महिलाओं में, या महिलाओं में जो घुटनों से संबंधित या जो है हड्डियों से संबंधित विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी कॉमन समस्या इंडिया में वो है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ये कॉमन प्रॉब्लम है। यदि आप बाजरा, रागी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे या उनको लिए प्रोत्साहित करेंगे महिलाओं को, तो महिलाओं में जो लौह तत्व की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, मैग्नीशियम की जो कमी होती है, उनसे दूर रह करके और एक न्यूट्रिशन प्रॉपर उनको मिल सकता है, और उससे उनको बहुत लाभ हो सकता है। और वो जो यदि हमारी माताएं बहनें बीमार हैं, तो कोई भी घर में एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारी जो मेन रीढ़ की हड्डी है वही बीमार होगी तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि मोटा अनाज जो है उनको खिलाया जाए, और किसी भी फॉर्म में खिलाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका मिक्स करके और उनका आटा बना के खिलाया जाए। खिचड़ी है, दलिया है। और साथ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब भी अनाज का सेवन करें या कुछ भी चीज़ हम मिलाते हैं, तो हमको काली मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए उसके साथ में। काली मिर्च क्या है कि जो भी हम सब्जी खाते हैं या जो भी अनाज खाते हैं, उसकी पोटेंसी को बढ़ा देती है वो। तो काली मिर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्च की जगह काली मिर्च यूज किया जाए, नमक की जगह सेंधा नमक यूज किया जाए, घी की जगह गाय का घी यूज हो, दूध की जगह गाय का दूध उपयोग हो, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ की जो कल्पना है, हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और वो एक आयुर्वेद में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा बताई है वो बताइए, सम दोष है, समा अग्नि, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। जब तक हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होगी, हमारे दोष प्रॉपर नहीं होंगे, हमारे धातु प्रॉपर नहीं होंगे, हमारे मल के फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि हम इनपुट ही कर रहे हैं, आउटपुट करना भी जरूरी है। यदि मल नहीं निकलेगा तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये जो परिभाषा है WHO ने भी बताई है। और आत्मा कब प्रसन्न हो सकती है कि हमारे में सुख, दुख, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ये सब चीज़ें हमारे में जो आत्मा के जो गुण बताएं, ये सब चीज़ें रहे और मन हमारा प्रसन्न हो, तभी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है।
बिल्कुल, बुजुर्गों की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। मोटा अनाज बुजुर्गों के लिए कितना लाभकारी है? बहुत बढ़िया, ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। और बुज़ुर्गों में कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, और उनमें हड्डियों के विकार बहुत जल्दी होते हैं, ज़्यादा होते हैं उनमें। हार्ट में या रक्तचाप की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है उन लोगों में। तो ये ग्लूटेन फ्री जो डाइट होती है, मोटा अनाज जो है, एक तो कॉन्स्टिपेशन को नहीं रखेगा। दूसरी बात यह है कि ग्लूटेन फ्री होता है तो ये आंतों में जो मूवमेंट जो होता है, जिससे हमारा गट जो है, हमारा जो इंटेस्टाइन है प्रॉपर काम करता है, वो उसकी समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, हड्डियों से होने वाली बीमारियां हैं उनमें बाजरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रागी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, और मानसिक स्वास्थ्य यदि रहेगा तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। और साथ में जो है ये जो स्किन से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो खुजली की समस्या हो, या खाज की समस्या हो, दाद की समस्या हो, या जो है स्किन में जो डिफरेंट टाइप के जो है आजकल बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन से भी हमारा मोटा अनाज जो बचाव कर सकता है। और मोटा अनाज बुजुर्गों के लिए बहुत लाभदायक है, पेट की बीमारियों से बचाव रहने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने जीवन में अब मोटा अनाज को शामिल करें ताकि आगे के जो जीवन है वो बेहतर हो सके, स्वस्थ हो सके? मोटा अनाज जो है, हमारी जो भारत सरकार की जो कल्पना है, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, हमारी व्यक्ति की खुद की सुरक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं तो मोटा अनाज से बढ़िया कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। दूसरी बात यह है कि जब मोटा अनाज जो है ये ऐसी जगह उत्पन्न होता है, इनके उगाने के लिए कम से कम फर्टिलाइजर का, विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट हार्मिंग द नेचर, आप जो फसल जो उगाते हैं उसमें धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, और जो उसके अलावा जो खाली ज़मीन पड़ी है हमारी, उसमें ये अनाज जो है, मोटा अनाज वैसे ही उग जाता है। तो इसके लिए न कोई हमको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ में जो कॉलन कैंसर या डिफरेंट टाइप की जो कैंसर की जो बीमारियां हो रही है, उनसे बचाव रखने के लिए मोटा अनाज हेल्पफुल है, क्योंकि विदाउट जो केमिकल का यूज किए, विदाउट फर्टिलाइजर का यूज किए हुए ये अनाज जो है हमको मिल रहा है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है हमको करना चाहिए। साथ में जो है मोटा अनाज जो है वो जो इन बीमारियों से तो बचाव करता ही करता है, साथ में हमारे जो किसान जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उनको जो है आवर्त रूप से यदि उगाएंगे और इन मोटा अनाज बीच में उगाते रहेंगे तो उनकी खेती की उर्वरकता, जो मिट्टी की जो क्वालिटी जो है ना, वो भी इम्प्रूव होगी, और उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी लाभदायक है। उससे क्वालिटी तो बढ़ेगी साथ में, और उनकी जो दूसरे जो क्रॉप जो होती है ना, वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह हो सकती है। तो किसानों के लिए भी ये लाभदायक है, और आम व्यक्ति के लिए लाभदायक तो है ही है। यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी मोटे अनाज से कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, समय निकाला आपने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप भी मोटे अनाज को अपने हर रोज़ के जीवन में शामिल करेंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।